रामपुर नाम के गांव में शारदा और प्रसाद एक दंपति रहते थे। वो खेती बाड़ी करके गुजारा करते थे। उनकी बहू अनामिका को वो बहुत पसंद करते थे। रमेश अपने पिताजी को मदद किया करता था। अनामिका बहुत ही बुद्धिमती बहू थी। उनका परिवार बहुत ज्यादा गरीब होने की वजह से वो बस किसी तरह गुजारा कर रहे थे। तभी एक दिन रमेश कहता है, माँ, अगर मैं इस तरह से खेती बाड़ी करता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे मन में शांति नहीं है। मैं तीर्थ या मंदिर जाना चाहता हूँ। बस मुझे जाना है, पर उसके लिए कम से कम 5,000 रुपए लगेंगे। हाय रे, किसी तरह हमारा परिवार चल रहा है। ऊपर से इस बार खेती बाड़ी में अच्छा फायदा भी नहीं हुआ, पूरा नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से सारा फसल नष्ट हो गया है। तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी है। अभी जाने की बात करोगे तो कैसे चलेगा? माँ, तुम हमेशा कहती हो कि पैसे ही नहीं है। ठीक है, शाम को पिताजी आएंगे तो उनसे बात करके देखना वो क्या कहते हैं। उस दिन शाम को प्रसाद घर लौट आते हैं। वो बहुत दुखी होकर लौटते हैं। शारदा, शारदा, जरा पानी ले आना। ये लीजिए। वैसे क्या हुआ आपको? इस बार भी हमें बहुत नुकसान हो गया शारदा। फिर से खेती करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने रविंद्र से पैसे के लिए पूछा, रविंद्र ने पैसे नहीं दिया। अब पता नहीं मैं क्या करूँगा। उस जमीन के लिए पहले से ही इतना उधार है हमारे ऊपर। हमने सोचा था अच्छा फसल होगा, पर पता नहीं ईश्वर ऐसा कष्ट क्यों दे रहे हैं। क्या कर सकते हैं शारदा, कभी न कभी हम सफल जरूर होंगे। शारदा प्रसाद जब बातें कर ही रहे थे तभी रमेश वहाँ पे आ जाता है। पिताजी, खाना खाया? आजकल आप घर पे नहीं दिखते, हमेशा जमीन पे ही पड़े रहते हैं। आपको मन नहीं करता कि कभी घर पे भी आ जाए? छोड़िए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। बोलो बेटा। पिताजी, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। मैं मंदिर जाके जल्दी से लौट आऊंगा। आप पैसे देंगे तो मैं जल्दी निकल जाऊंगा। तुम्हें अकल नहीं है कि तुम्हें नुकसान की वजह से मैं यहाँ पे परेशान हूँ और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, बचपन में तुम कितनी सहायता क्या करते थे, अब काम करना भी बंद कर दियो हो। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ, यहाँ से निकल जाओ। प्रसाद जब रमेश को डांट रहा था तभी उसकी पत्नी अनामिका वहाँ आती है और आके अपने पति को अंदर ले जाती है। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको मंदिर ही जाना है ना? मुझे एक मंदिर के बारे में पता है जो बहुत शक्तिशाली है। चलिए हम चलते हैं वहाँ। चिची, मैं नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो मैं बड़े बड़े मंदिर ही जाऊंगा बस। ठीक है, आपकी मर्जी। आप नहीं जाएंगे तो सासू माँ को ले जाती हूँ। ऐसा कहकर अनामिका अगले दिन अपनी सासू माँ शारदा को लेकर मंदिर चली जाती है। मंदिर जाके वो अपनी कष्टों की बात ईश्वर से कहते हैं। बाद में जब वो मंदिर से घर की तरफ लौट के आ रहे थे, उन्हें रास्ते में एक टूटा फूटा बंगलो दिखता है। उस बंगले से बड़ी अजीब और गरीब आवाजें बाहर आ रही थी, लेकिन बंगलों के आसपास सन्नाहट छाई हुई थी। वहां से थोड़ी दूर में एक मशीन थी। उस मशीन में कुछ चिट्ठियां लिखी हुई थी। अनामिका वो गौर करती है। सासू माँ, उस मशीन में कुछ चिट्ठियां लिखी हुई है, आपने गौर किया क्या? हाँ बेटा, क्या लिखा है? पढ़ के सुना जरा। देख के लग रहा है कि ये नोट छपने की मशीन है सासू माँ, पर बहुत पुरानी मशीन है। ये जादुई मशीन है सासू माँ। इसमें जो भी कुछ हम डालेंगे बदले में उसके पैसे निकलेंगे। अरे अरे अरे, अहो भाग्य, हमें इस मशीन को बड़े सावधानी पूर्वक घर ले जाना होगा। इस मशीन के सहायता से हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। सासू माँ, लेकिन हमें नजर रखना होगा कि हमें कोई देख ना ले। अगर लोगों को इस मशीन के बारे में पता चल गया तो मुसीबत आ जाएगी। हमें बहुत सावधान रहना होगा। फिर हम एक काम कर सकते हैं, इस मशीन को यहीं छोड़ दो। हर दिन हम यहाँ पर आएंगे और थोड़े थोड़े पैसे बनाकर ले जाएंगे। लेकिन सासू माँ, एक चीज, ये मशीन रात को अदृश्य हो जाती है, इसीलिए हमें इसे इस्तेमाल करने के लिए सुबह ही आना होगा और पैसे लेकर जाना होगा, समझे ना? ठीक है बेटा, पर अपने ससुर जी और पति को मत बताना। पहले हमें जितने पैसों की जरूरत है वो लेकर छुपा लेते हैं, फिर हम उसे खर्च करेंगे। ठीक है सासू माँ, हम वही करेंगे। फिर सास और बहू दोनों ने उस मशीन की सहायता से बहुत पैसे कमा लेते हैं। जो भी कुछ वो मशीन में डालते थे वो पैसे बन के निकल आता था। उन पैसों की सहायता से सास बहू अपने सारे कर्ज मिटा देते हैं। देखते ही देखते उस पैसे की मशीन की सहायता से वो करोड़पति बन जाते हैं। प्रसाद रमेश को
सास बहू पे थोड़ा संदेह होता है। उन्हें लगता है कि आखिर में इतने पैसे सास बहू को कहां से मिल रहे हैं। तभी एक दिन प्रसाद और रमेश शारदा और अनामिका को घर से बाहर जाते वक्त पीछा करने लगते हैं। जब माया मशीन के पास वो जा रहे थे, ठीक उसी वक्त अनामिका शारदा से पूछती है, कई लोगों को इस मायावी मशीन के बारे में नहीं पता है। अगर पता चला तो ये मशीन अदृश्य हो जाएगी, इसीलिए बिना बताए कर रहे हैं हम। शाबाश अनामिका, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। माँ, तुमने भी हमें ना बता के बहुत अच्छा किया है। वो तो ठीक है, पर यहाँ पे कोई ना आए उसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। हम क्यों ना इस बंगलो को ही खरीद ले और पूरे परिवार के साथ यहाँ आ जाए। फिर ये हमारा घर होगा और हम यहाँ पर पैसे भी बना सकते हैं जब चाहे तब। आपने बहुत अच्छी बात कही है। हाँ पापा जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। फिर चारों उसी बात पे टिक जाते हैं और उस बंगलो को खरीद लेते हैं। बाद में उस मायावी मशीन के सहायता से वो गरीबों को भी बहुत मदद करने लगे। ये सब करके सभी लोग बहुत खुश थे। रमेश और अनामिका विश्व भ्रमण के लिए निकल जाते हैं उन पैसों से और अपने सपनों को सच कर लेते हैं। रामपुर नाम के गांव में शारदा नाम की एक महिला रहती थी। उसका एक बेटा था, नाम था रमेश। शारदा बहुत ही खूबसूरत थी। गोरी चिट्टी रंगत थी उसकी। कई लोग गांव के उससे बात करने की इच्छा रखते थे, पर घर पे रमेश की सारी तनख्वाह शारदा अपनी खूबसूरती पे खर्च कर देती थी। इस बात से रमेश को बहुत गुस्सा आता और दुखी हो जाता है। तभी एक दिन रमेश कहता है, माँ, तुम इस तरह से सारे पैसे खर्च कर देती हो, ये सही नहीं है। अब मैं क्या करूँ बेटा, मैं तो अच्छे काम के लिए ही कर रही हूँ, मैं बेकार का खर्च थोड़ी करती हूँ। तो तुम क्या कहना चाहते हो? सारे पैसे तुम्हारे ही है और मैं थोड़ा सा खर्च कर ली तो सारे पैसे अब मेरी वजह से खर्च हो गए। मैं सिर्फ घर की बात कर रहा हूँ माँ, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। पिताजी कई साल हो गए हैं, गुजर गए हैं। अभी भी तुम क्रीम और स्नो पाउडर लगा के खूबसूरत बनी दिखना चाहती हो, ये सही है क्या? तुम ही बताओ माँ, ये सही नहीं है। ऐसी बात हो गई, अब तुम मुझे ऐसा कहोगे? शादी के बाद क्या कहोगे तुम? फिर अपनी बीवी से मुझे गाली सुनवाओगे क्या? माँ, अगर वो तुमसे इस तरह से बात की तो मैं उसे बहुत डांटूंगा। मैं तुमसे इस तरह से नहीं लड़ सकता हूँ। पर उस लड़की का क्या जो यहाँ आएगी? बेटा, तुम मेरी जैसी खूबसूरत बहू ले आओ, फिर हम दोनों बहू सास मिलके तैयार होके पूरा गांव घूमेंगे। लोग हमसे मिलने के लिए दूर दूर से आएंगे। रमेश शारदा जब इस तरह से बातें कर ही रहे थे, तभी पंचायत जी रविंद्र वहाँ आते हैं। रविंद्र जी की पत्नी नहीं थी। शारदा की खूबसूरती देख के वो उन्हें बहुत पसंद करते थे। यही बात वो आए थे वहाँ बताने के लिए। रविंद्र जी बताइए, यहाँ आए, कुछ काम था आपको मेरे से? देखो रमेश, बड़े दिनों से मैं एक बात कहना चाहता था तुमसे। मुझे तुम्हारी माँ से बहुत प्यार है। अगर तुम्हें मंजूरी हो तो मैं उन्हें शादी करूंगा। अब जबकि तुम बड़े हो चुके हो तो थोड़ा बड़ा सोचो और हमारी शादी करवा दो। हे भगवान, मैं इतने दिनों तक जिंदा हूँ ये सारी बातें सुनने के लिए? मुझे तो कुछ और सुनने को मिलना चाहिए था। पहले तो रविंद्र बाबू, आप हमारे घर से दफा हो जाइए। अगर मैं आपको धक्के मार के निकालूंगा तो ये अच्छा नहीं होगा। रमेश इस तरह से गुस्से से रविंद्र बाबू से बात करते हैं और उन्हें निकाल देते हैं। शारदा और रविंद्र बाबू दोनों ही आश्चर्य होके रमेश को चुपचाप देखने लगते हैं। अरे माँ, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम क्रीम पाउडर लगा के खूबसूरत बन रही हो और लोग हमारे घर पे आ जा रहे हैं ये कहने के लिए कि वो तुमसे प्यार करते हैं। मैंने आपसे कई दफे कहा है, पर आप नहीं बदल रही है। बहुत हो गया, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक अच्छी लड़की देख के शादी करना चाहता हूँ, वही आपको आके बदल देगी। हाँ, तो वो भी देख लेते हैं करके। गुस्से से ऐसा कहकर रमेश जाके शादी कर लेता है एक बहुत ही सांवली लड़की अनामिका से। फिर उसे वो घर ले आता है। अनामिका को देखकर शारदा आश्चर्य रह जाती है। अरे ये क्या, बहू ऐसी क्यों दिख रही है? इसने क्या कोई काली थोप लिया अपने चेहरे पे? तुम अपनी बाकी जिंदगी कैसे बिताओगे बेटा?
माँ, बहुत हो गया। अगर मैं तुम्हारी जैसी दिखने वाली लड़की से शादी कर लूं, तो गांव के सारे कुत्ते हमारे घर के सामने आके दुम हिलाने लगेंगे। तुमने पहले से ही बहुत दर्द दिया है, अब मैं नहीं चाहता हूँ इस तरह की चीजें इस घर में और हो। तो तुम जाके ऐसी सांवली बहू उठाकर ले आओगे कहीं से। मैं नहीं ऐसी बहू को मानने वाली, समझे? तुम्हें क्या लगता है माँ? तुम देखते रहो, मैं और मेरी पत्नी कितने खुश रहते हैं। ऐसा कहकर रमेश अनामिका को लेके घर के अंदर घुसता है। बाद में घर का माहौल ही बदल जाता है। शारदा और अनामिका के बीच में कुछ मेल नहीं खाता। अगर दोनों के बीच में सूखी घास रख दिया जाए तो घास में भी आग लग जाए। दोनों ही इस किस्म के गुस्से वाले प्राणी थे। सासू माँ शारदा को हमेशा ऐसा लगता था कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जो कि बहू बिल्कुल नहीं है। इस बात को लेके दोनों के बीच में गर्मा गर्मी चलती थी। एक दिन दोनों ही मंदिर जाते हैं। मंदिर के पुजारी शारदा को देख के बहुत श्रद्धा से कहते हैं। ये देखकर अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। पंडित जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं भी तो उनके साथ आई हूँ। आप मेरे साथ इस तरह से क्यों रूखे बर्ताव कर रहे हैं? अरे बेटा, शारदा हमारी गांव की मल्लिका है। हर कोई उसके सामने फिदा हो जाता है, तो मुझे भी तो उसका सम्मान करना होगा। पर तुम कौन हो? मैं रमेश की पत्नी हूँ पुजारी जी। अरे मतलब तुम शारदा की बहू हो? तुम ऐसी क्यों हो? हमें तो लगा था उसकी बहू उसी की तरह होगी। अगर किसी को पता चल गया तुम शारदा की बहू हो, तो शर्म से उसका नाक ही कट जाएगा। हाँ हाँ, बहुत हो गया, अब चुप रहिए। अब जाके अपना पूजा पाठ का काम कीजिए। इस तरह की बातें सुन के अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। जहाँ भी अनामिका जाती है, उसे बस इसी तरह का अपमान सहना होता था। अनामिका दुखी होकर घर लौट आती है। फिर वो घर से बाहर निकलना बंद कर देती है। तभी शारदा वजन घटाने के लिए डांस क्लास जाया करती थी सुबह के वक्त में। अगर मैं वजन घटा के पतली हो गई, तो सभी लोग मुझे देख के हैरान रह जाएंगे। तब जाके मेरा रुआब सबको समझ में आएगा। मैं जा रही हूँ डांस एक्सरसाइज करने। हाय रे दैया, और क्या क्या मुझे देखना पड़ेगा। इस उम्र में ये सब क्या पागलपन है। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से में आके कदम बढ़ाती है और बस फिसल के गिर जाती है। उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है, बहुत ज्यादा खून बह जाता है। अनामिका और रमेश जल्दी से शारदा को अस्पताल ले जाकर उसे भर्ती करते हैं। हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर हमारे पास खून नहीं है। अगर आप खून की व्यवस्था कर देते हैं, तो हम जल्दी से इनका ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। अनामिका सासू माँ को खून देती है। शारदा की तबीयत ठीक हो जाती है और फिर से वो पहले जैसी हो जाती है। फिर भी शारदा का अहंकार नहीं जाता। बेटा रमेश, तुमने खाना खाया? उस काले रंग की लड़की के साथ तुम रह पा रहे हो? देखो, मुझे एक बार भी देखने नहीं आई। तुम समझ रहे हो ना कितना अहंकार है उसे। जलती है मुझसे, मैं गोरी हूँ ना, इसलिए। बहुत हो गया माँ। अब आप कितना अनामिका का अपमान करेगी? अनामिका दुखी हुई, पर आज तक आपके खिलाफ जाके उसने एक शब्द नहीं कहा। अभी भी तुम अहंकार की बात कर रही हो कि तुम गोरी हो, पर तुम्हें जिंदा रखने के लिए जो खून बह रहा है ना, वो तुम्हारी काली बहू का ही है। कम से कम अब तो इंसानों का सम्मान करना सीख लो माँ। उसी वक्त अनामिका वहाँ आ जाती है। बहू को देखकर सासू माँ रोने लगती है और उसे गले लगा लेती है। अनामिका से माफी मांगने लगती है वो। बाद में वो अपनी बहू से कहती है उसका क्रीम लगा के वो भी गोरी हो जाए। इस तरह सास बहू एक हो जाते हैं। ये देखकर रमेश बहुत खुश होता है।